स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड iStream यूजिंग नेम स्पेस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल किसे कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल मैं यहाँ पे एक लेट से फ्लोट बनाता हूँ, फ्लोट x इज इक्वल टू 445 एंड एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ y इज इक्वल टू 445। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं और उनमें सेम वैल्यू को स्टोर किया है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं x एंड y, उनमें सेम वैल्यू को मैंने स्टोर किया हुआ है। ये ज़्यादा हो गई है अब, ठीक है ओके। अब हो इस तरह रहा है कि x जोन से अब उसने भी मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है रैम में और y ने भी रैम में मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, जबकि हमें वैल्यू जो थी वो हमने सेम स्टोर करवानी थी। तो हम एक हमारे पास ऑपरेटर होता है एंड, इसको हम एंड ही कह लेते हैं, और y इज इक्वल टू मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये है, इसको हम आप कह सकते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पर इसको रेफरेंस ऑपरेटर बोलते होते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पर इजी, अगर आप लोगों को याद रहेगा तो उसके लिए आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसको बोल लें तो आपको याद रहेगा। अब होता है इस तरह है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या फिर कोई एरे या कुछ भी हम प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं तो हमारी रैम के अंदर उसको एक एड्रेस अलॉट हो जाता है। जस्ट लाइक मैं किसी घर में रह रहा हूं और मेरे घर का कोई ना कोई एक एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कंप्यूटर की रैम में एक एड्रेस मिल जाता है, उसको कंप्यूटर की रैम में एक एड्रेस मिलता है और उस एड्रेस पर उस वेरिएबल की वैल्यू पड़ी होती है। तो ये हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। ये करता क्या है, ये x जो एड्रेस x को असाइन हुआ है उसको ये स्टोर कर देता है y के अंदर। इजी वर्डिंग में ये है कि y के अंदर x की वैल्यू आ जाती है लेकिन एड्रेस सेम रहता है। जस्ट लाइक मेरे पास एक YouTube वीडियो का लिंक है, ठीक है, एक YouTube वीडियो का लिंक है मेरे पास, वही लिंक मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर देता हूं। उसी YouTube वीडियो का लिंक मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर देता हूं। अगर वो उस लिंक पर क्लिक करेगा तो सेम वीडियो ओपन होगी जो कि मेरे पास ओपन होती है, और अगर जो वीडियो का ओनर है वो वीडियो डिलीट कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो हम दोनों के पास लिंक मौजूद है, सेपरेटली लिंक मौजूद है, लेकिन उसका इफेक्ट दोनों के पास सेम होगा, ठीक है, दोनों के पास उसका इफेक्ट सेम होगा। इसी तरह x के पास एक एड्रेस है जो कि जहां पे उसकी वैल्यू पड़ी है 455 एंड y क्या कर रहा है, वो x के एड्रेस को, जो x का एड्रेस है उसके साथ लिंक कर रहा है, उसको असाइन कर दिया गया है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं cout x एंडल करता हूं एंड लास्ट पर मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं, इसको रन करते हैं। ये देखिए मेरे पास सिंपल सी बात है 445 प्रिंट हो गया, और ऐसा ही होना था, ऐसे के कामों में ऐसे ही होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। बाय द वे यहाँ पे एक की शॉर्टकट की है जो कि आप यूज कर सकते हैं, वो यह कि अगर आप कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन वाला बटन, एरो डाउन जो उनसे उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी ऑटोमेटिकली कॉपी बन जाएगी। मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, उसकी सेटिंग होने वाली है, इसलिए मेरे पास ये की नहीं काम करती, बट विंडोज के अंदर ये काम करेगी।
कंट्रोल आल्ट और साथ डाउन की आप एरो की प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सी कॉपीज बन जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे सी आउट एक्स लिखा और सी आउट वाई लिखा, इसको रन करता हूं तो मेरे पास ये देखिए वाई के पास भी कितनी वैल्यू आ रही है, 455 आ रही है। एंड इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं द वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई, ये जस्ट मैंने वैसे ही लिखा है थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्स। इसको रन करते हैं तो ये देखें दोनों की वैल्यू मेरे पास 45 आ रही है। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड एक्स लिखता हूं, अगर यहां पे हम मैनिपुलेटर अपना यूज कर लेते हैं। ओके, ये है वो एड्रेस जो कि एक्स को असाइन हुआ है, एंड इस एंड जो ऑपरेटर हमने यूज किया इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ। तो मैं पहले सिंपल एक्स को कॉल कर रहा था तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही थी, अब मैंने कॉल क्या किया है, एड्रेस ऑफ एक्स को कॉल किया सी आउट के जरिए, तो मेरे पास यहां पे देखें उसका ये एड्रेस आ रहा है जो कि उसको मेमोरी में दिया गया है। और अगर मैं यहां पे लेट्स से एड्रेस ऑफ वाई प्रिंट करता हूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होता है। अब अगर आप इन दोनों के एड्रेसेस को देखें तो दोनों के एड्रेस सेम है, 0x7FFDA997B जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास दोनों का एड्रेस भी सेम आ रहा है। तो ये समटाइम्स हमें रेफरेंस ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास सेम वैल्यू होती है। तो हमें रेदर देन कि हम अलहदा से एक वेरिएबल बनाएं, मेमोरी एलोकेट करें उसको, तो हम एक रेफरेंस वेरिएबल यूज कर लेते हैं जो कि क्या करता है, एक्स के एड्रेस को स्टोर करता है अपने अंदर, स्टोर नहीं करता मतलब उसको क्या कहते हैं, पॉइंट करने लग पड़ता है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल के बाद जो सेकंड हमने चीज पढ़नी है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करते होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू हम उसको किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट जोन से हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। समटाइम ऐसा होता है हमें कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हम चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम उसको गलती से भी चेंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया, उसमें हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया हुआ है और हम चाहते हैं कि उसका जो रोल नंबर है वो चेंज ना हो, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी रोल नंबर चेंज ना हो, तो हम उसको कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। अगर कोई उसको चेंज करेगा भी तो भी वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट बनाने का तरीका क्या है, मैं सिंपल यहां पे लिखता हूं कॉन्स्ट, और उसके बाद जो हम अपना नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं इंट, इनके बाद मैं यहां पे रोल नंबर नेम का ही बना लेता हूं, इज इक्वल टू लेट्स से 45। अब ये मेरे पास यहां पे एक कांस्टेंट बन चुका है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, अपना कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद हमने अपनी डेटा टाइप लिखनी है, देन हम अपना वेरिएबल नेम लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। इसको प्रिंट करवा लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड यहां पे कांस्टेंट का नाम है रोल नंबर, इसको मैं रन करवाता हूं तो ये देखें मेरे पास यहां पे इसकी वैल्यू 45 हो चुकी है। अब इसको हम चेंज करते हैं, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था x, हम x की वैल्यू को यहां पे चेंज करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू 3 और x को मैं यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं, द वैल्यू ऑफ लेट्स से न्यू x इज x। पहले हमारे पास उसकी वैल्यू 45 थी, अब हमने इसको चेंज करके यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं यही करता हूं कि मैं रोल नंबर को भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूं, मेरे पास 45 था, इसको मैं 46 कर देता हूं, रोल नंबर इज इक्वल टू 46
द न्यू रोल नंबर इज, और यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर को डिस्प्ले करवा लेते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। अब यहां पे मेरे पास एरर आ चुका है, यहां पे लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल रोल नंबर। इसका मतलब यह है कि हमने एक कांस्टेंट बनाया था जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको हम राइट नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसी ने, अब मैंने यहाँ पे उसको अगेन असाइन किया हुआ है 46 को, तो उसने मुझे एरर दे दिया है कि आपके पास जो रोल नंबर है वो रीड ओनली है, मतलब आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं बस, बट उसको चेंज नहीं कर सकते। और यहां पे मैं एक कमेंट भी ऐड कर देता हूं, लेट्स से थ्रो एन एरर बिकॉज वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे भी कमेंट्स ऐड कर देते हैं कुछ। मैं यहां पे लिख देता हूं वाइज ए रेफरेंस वेरिएबल, और एंड को हम यहां पे कह देते हैं एड्रेस ऑफ। इजी वर्डिंग में इसका हम जो प्रॉपर इसका नेम है उसकी तरफ हम नहीं जाते, हम इसको यही कह देते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ताकि हमें याद रहे। ओके, अब हमने अपने इसको कमेंट आउट कर दिया जो हमें एरर थ्रो कर रहा था। इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर द वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ रही है 455, और नीचे मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू 45 है। सेम एज इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जो हमने चेंज करके 3 कर दिया था, अब वो 3 हो चुकी है, लेकिन रोल नंबर की हमारी वैल्यू हमने चेंज की थी लेकिन हमसे चेंज नहीं हुई, हम ये नहीं कर सकते, एरर थ्रो हमें कर देगा ये। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पे हमने कांस्टेंट्स पढ़े हैं, और उसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं चेंजिंग द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, किसी वेरिएबल की टाइप को चेंज करना। क्या मतलब? पानी को आप बर्फ बना देते हैं, ये हमारे पास टाइप कास्टिंग आ जाती है। पानी को आप फ्रीज कर लेते हैं, पानी पहले लिक्विड फॉर्म में होता है वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, तो ये आपके पास टाइप कास्टिंग है। इसी तरह हमारा वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, हम उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, उसकी डेटा टाइप को हम चेंज कर लेते हैं। C++ में कैसे किया जाता है, लेट्स सी, मैं यहां पे लिख देता हूं चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं? किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज करना। यहां पे मैं एक न्यू वेरिएबल बना देता हूं, इंट m इज इक्वल टू लेट्स से 45। मैंने एक न्यू इंटीजर बना लिया है 45 का, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू 45 दी है। इसी तरह मैं एक फ्लोट बना लेता हूं, फ्लोट मैं यहां पे रख देता हूं n, और इसको मैं कह देता हूं लेट्स से 46.6। ठीक है, यहां तक तो कोई मसला मसाइल नहीं है, सिंपल। तो हमने दो वेरिएबल बना लिया, एक हमने इंट बना लिया और एक हमने फ्लोट बना लिया। अब अगर इसको मैं चेंज करूं, मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट द वैल्यू ऑफ m इज एंड ब्रैकेट फ्लोट m एंड l। तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है टाइप कास्टिंग का। मैंने क्या किया, जो मेरे पास डेटा टाइप थी जिसमें मैंने चेंज करना था उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा पैरेंथेसिस में, और उसके बाद जो मेरे पास दूसरा वर्ड था, जो वेरिएबल था जिसको मैंने चेंज करना था, उसको मैंने बाय लिखा है। ये दोनों तरह से काम कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करके नीचे लिखता हूं, पेस्ट करता हूं, और पैरेंथेसिस में यहां फ्लोट से हटा के मैं यहां पे m की गिद लगा देता हूं। दोनों तरीके ठीक हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है? चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। डेटा टाइप चेंज करना किसी वेरिएबल की। कैसे चेंज करते हैं? हमने जिसमें चेंज करना है हम उसको पहले लिखेंगे, या तो आप अपनी डेटा टाइप को पैरेंथेसिस में लिख दें या आप अपने वेरिएबल को पैरेंथेसिस में लिखते हैं, दोनों तरह से ये काम कर जाता है।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको रन करते हैं। यहाँ पे फ्लोट कोगेन फ्लोट टेम्प कोऑर्डिनेटर, ओके ये एक्सटेंशन का एरर है जो कि समटाइम्स हमें आता है। मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट द सम इज m प्लस n। इसको रन करते हैं और हैंडल अब यहाँ पे मेरे पास सम आ रहा है द सम इज 91.6। मैंने पीछे जो दोनों जो मैंने चेंज किया था उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब जरा देखें मैंने लिखा है द सम इज m प्लस n और मेरे पास इनका सम आ रहा है 91.6। एक फ्लोट वैल्यू आ रही है। यहां पे मैं लिख देता हूं आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, ए फ्लोट वैल्यू, ठीक है। m प्लस n किया तो मेरे पास आउटपुट में एक फ्लोट वैल्यू आ रही है। ओके, अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास n जो सा था वो फ्लोट था, अब इसको हम इंटीजर के अंदर चेंज कर लेते हैं। एंड मैं यहां पे लिखता हूं आफ्टर टाइप कास्टिंग द सम इज, यहां पे मैं लिखता हूं अपना m प्लस, अब हम n को लिखेंगे और साथ उसको टाइप कास्ट भी कर देंगे। कैसे करना है, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं int और साथ में n लिख देता हूं। यहां तक सबको समझ आई है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई कि ये क्या किया? अभी मैंने क्या किया, मैंने m लिखा और प्लस int n कर दिया, साथ ही मैंने ऐड किया और साथ ही उसकी डाटा टाइप को भी चेंज कर दिया। इसको मैं रन करता हूं। अब ये देखिए मेरे पास जो इसकी आउटपुट आ रही है टाइप कास्टिंग के बाद वो आ रही है 90। n को इंटीजर में चेंज करने से पहले मेरे पास एक फ्लोट वेरिएबल आ रहा, फ्लोट में आउटपुट आ रही थी, जबकि मैंने जब n को इंटीजर के अंदर चेंज कर दिया तो मेरे पास जो आउटपुट है वो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। और यहां पे मैं लिख देता हूं आउटपुट एंड इंट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। और अगर मैं पैरेंथेसिस को n के अराउंड लगा देता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं एंड लेट्स चेंज दिस वन एंड ये भी हमारे पास इसकी भी सेम आउटपुट आ रही है 91। तो इस तरह से हम अपनी जो वेरिएबल है उनको टाइप कास्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। टाइप कास्टिंग की समझ आ चुकी है सबको? अगर किसी को नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सीपीपी कौन कौन से हैं। यहां पर हम कह देते हैं फ्लो जो सा होता है एक कंपाइलर का, जब वो कंपाइल करना स्टार्ट होता है उसके बाद वो किस फ्लो में करता है, ठीक है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर वो ऑलमोस्ट सेम चीज हो जाती है उसमें। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सीपीपी, सबसे पहले हमारे पास होता है सीक्वेंस
सीक्वेंस स्ट्रक्चर, और हम इसको सीक्वेंशियल फ्लो भी कह लेते हैं। स्पेलिंग खुद ही ठीक कर लेना अगर गलत हुए तो, ठीक है। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल फ्लो ये कौन सा होता है? जो सिंपल हमारे पास कोई भी फ्लो होता है, फॉर एग्जांपल कंपाइलर आया, वो यहां से रीड करना स्टार्ट करेगा और एक सीक्वेंस के साथ वो लाइन बाय लाइन लास्ट तक जाएगा, लाइन बाय लाइन वो सबको कवर करेगा। तो ये हमारे पास होता है सीक्वेंशियल फ्लो। यहां पे इसको हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। हमारे जो प्रोग्राम होता है इसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉर्मल फ्लो इसको कह देते हैं कि वो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता जाता है, उसकी आउटपुट हमें देता जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सिलेक्शनल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसको हम कंडीशनल फ्लो कह देते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपनी कंडीशंस को यूज करते हैं, इफ एल्स को, और कंडीशन की बेस पर हमारा फ्लो मूव करता है। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसको सी आउट कर देता है या फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर वो ट्रू नहीं होती तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर फॉल्स होती है तो उसको छोड़ देता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, यहां पर हम उसको कंडीशनल फ्लो कह देते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है लूप स्ट्रक्चर। इसको रिपीटिशन स्ट्रक्चर, यहां पर इसको लूप स्ट्रक्चर कह देते हैं, और इसके फ्लो को हम इटरेशनल फ्लो कह देते हैं, इटरेशनल फ्लो या लूप फ्लो कह देते हैं। इसमें भी हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और जब तक कंडीशन ट्रू होती है हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट बार बार होता रहता है। एक लूप चल जाता है, उसके अंदर बार बार वो सेम आउटपुट को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। तो ये हमारे पास तीन तरह के फ्लो होते हैं, सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, इटरेशनल फ्लो, और इसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड रेपिटिशन स्ट्रक्चर, रेपिटिशन लूप, सारे नाम इसी के हैं। आज हम सीक्वेंशियल तो हम पहले दिन से पढ़े हैं, आज हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। नेम स्पेस std name, ओके। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक कंडीशन होती है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। यहां तक आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं कुछ बताने लगा था अभी। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है इफ। यस, कल हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे जिनमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे दिस वन, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर से। रिलेशन ऑपरेटर भी इनको हम कहते हैं डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल। तो ये हमारे पास यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कह देते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी कह देते हैं, तीनों नाम इसी के हैं। तो ये हमारे पास यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। ओके, हम अपनी कंडीशन की तरफ चलते हैं। नहीं, आई डोंट वांट टू से दिस वे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है इफ। ये क्या करता है, इसको हम करके देख लेते हैं। मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट एज इज इक्वल टू 20, और मैं लिख देता हूं इफ ब्रैकेट। अब याद रखिएगा, जब भी हमने कंडीशन लिखनी है, कुछ भी लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, उसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, अदरवाइज हमें एरर थ्रो करेगा। मैं यहां पे लिखता हूं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करो यहां पे सी आउट यू कैन वर्क विद अस, सिंपल कोड हैंडल, और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं। अदरवाइज ये आपको वार्निंग देगा, एरर नहीं देता, बट
ये आपको वार्निंग थ्रो कर देता है। इसको रन करते हैं। अब ये देखिएगा यहां पे लिखा है इंट एज इज इक्वल टू 20 और उसके बाद एज को हमने 20 असाइन कर दिया। आफ्टर दैट मैंने लिखा इफ का मतलब क्या था, अगर, सिंपल, अगर एज जोन सी है वो 18 के इक्वल है या 18 से ज्यादा है तो क्या करो, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट कर दो। यहां पे मैं जो पहले सिंटैक्स लिख देना चाहिए, मैं यहां पे सिंटैक्स लिख देता हूं। सिंटैक्स में सबसे पहले अपना कीवर्ड लिखते हैं इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अपनी कंडीशन लिखते हैं। आफ्टर हम अपना यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड रन कर जाता है। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास ये कोड रन नहीं करता। अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट्स को नहीं यूज करते, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। अब हमने ब्रैकेट्स को यूज नहीं किया। अब होगा इस तरह की, ये जो इफ है, इफ इसका जो इफेक्ट है इसकी नेक्स्ट लाइन पे होगा। इफ का इफेक्ट इसकी सिर्फ नेक्स्ट लाइन पे होगा। इसको मैं रन करता हूं तो यू कैन वर्क विद अस। और अगर मैं एज को यहां पे कम कर देता हूं, लेट्स से इसको मैं 10 कर देता हूं और अब इसको रन करते हैं। हमारे पास देखें कुछ भी आउटपुट में नहीं लिखा आ रहा, यू कैन वर्क विद अस नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि एज, ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, एज 10 है, जबकि हमने क्राइटेरिया दिया है कि एज को 18 से ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने यहां पे लिखा है, मैंने क्या कहते हैं ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया, कर्ली ब्रेसिस कहते हैं, यस कर्ली ब्रेसिस का यूज नहीं किया, मैंने सिंपल लिख दिया सी आउट दिस वन। अब इस इफ का इफेक्ट इसकी सिर्फ नेक्स्ट लाइन पे होगा। अब इससे नेक्स्ट में अगर यहां पे कुछ भी लिख दूं, मैंने कुछ भी लिख दिया है। अब ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डजंट मैटर, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसको मैं रन करता हूं। सी आउट, ये मुझे क्या कह रहा है, सी आउट कुछ भी डज नॉट नेम एनी टाइप एरर आउट। ओके, ये हमारे पास, इसको मैं सेव करके अगेन रन करता हूं, ये हमारे पास एक्सटेंशन का एरर है। तो अब ये देखिए मेरे पास कुछ भी लिखा आ गया। इसका मतलब ये है कि इफ जोन से है वो सिर्फ अपने से नेक्स्ट वन लाइन के ऊपर इफेक्ट करता है, असर अंदाज होता है। तो अगर मुझे मोर देन वन लाइंस लिखनी हो तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसिस को यूज करते हैं, लाइक दिस वन। अब मैं यहाँ पे सी आउट जो भी लिखूंगा, सी आउट यहाँ पे कुछ भी अगर मैं कोड लिखूंगा तो इफ का इफेक्ट उन सब कोड पर होगा जो जो इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद होगा। जस्ट लाइक अब मैंने यहाँ पे लिखता हूं एंडर, लिख देता हूं और अब इसको रन करते हैं। तो अब ये बोथ लाइन जोन सी हैं वो मेरे पास एग्जीक्यूट होंगी। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। और अगर मैं इसको 20 कर देता हूं और ये अगेन अगेन अगेन, और अब मेरे पास ये दोनों लाइन एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कर्ली ब्रेसिस का फंक्शन ही होता है कि हमें अगर मोर देन वन लाइंस में अपना कोड लिखना है, हम चाहते हैं कि मोर देन वन लाइन पर इफेक्ट हो हमारी कंडीशन का, हमारे लूप का, जो भी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसिस का यूज करते हैं मल्टी लाइंस के लिए। ओके, ये तो हमारा हो गया सिंपल इफ एल्स, इफ हो गया। अब हम एल्स का यूज देखते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास है इफ प्लस एल्स, और यहां पे अगेन मैं सिंटैक्स लिख देता हूं। सिंटैक्स में हमारे पास कीवर्ड होगा और उसके बाद हमारी कंडीशन सेम एज इट इज, कंडीशन के बाद हमारा ब्लॉक ऑफ कोड,
और देन इसके बाद एल्स। याद रखिएगा एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं देते। यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं देते। एल्स का मैं आपको यूज बता देता हूँ, ये नॉर्मली यूज कब होता है, जब हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एल्स यूज होता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, आप लोग जब कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, लेट्स से कि आपने लिखा है जो फॉर्म है उसके ऊपर क्वेरी ये है कि आपने अपना नाम लिखना है। अब अपना नाम लिख देते हैं। अब कोई भी नाम लिखें तो वो आपका फॉर्म फिल हो जाता है। लेकिन अगर आप नाम की जगह वहां पे 1 2 3 4 समथिंग कुछ इस तरह का कोई काउंटिंग लिख देते हैं तो आपके पास नीचे लिखा आ जाता है इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड नेम। या फिर जब आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल के अंदर अगर आपका वो जो ईमेल का स्ट्रक्चर होता है @.com, अगर वो नहीं यूज करते तो वहां पे लिखा आ जाता है इनवैलिड। तो वो जो इनवैलिड होता है वो हम लास्ट पे एल्स के अंदर पुट कर देते होते हैं कि आपने जो लिखा है वो इनवैलिड है। इसको हम अगेन देखेंगे भी कैसे करते हैं, क्या करते हैं मतलब। और इफ एल्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे एज को ही मैं यहाँ पे ले लेता हूं। एज हमने अभी यूजर से ले लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं। और ये कोड मुझे एरर थ्रो करेगा, इसलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एज इज इक्वल टू इन, पर पाइथन किधर से आ गई, सी आउट राइट योर एज एंड सी इन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एज। ये मैंने यूजर से एज ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा देते हैं। और अगर हमारे यूजर की एज जो सी वो 18 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ यू मस्ट हैव ए CNIC एंड एल। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है इसका मतलब आपके पास CNIC होगा, आपका CNIC बना होगा। एल्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे काउट एंड एल। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यूजर से हमने एज डिमांड की है एंड उसके बाद हमने लिखा है एज इज अगर ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू 18 है तो उसका CNIC होगा। अगर एज जोन सी है 18 कोई भी कंडीशन, हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी, अगर इस कंडीशन के अलावा कुछ भी आ जाता है तो हमारे पास CA वाला आउटपुट आ जाएगी। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, एज हम यहाँ पे 18 दे देते हैं तो यहाँ पे लिखा गया यू मस्ट हैव ए CNIC। अगेन इसको रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एज में लेट्स से 4 ज्यादा बच्चा हो जाता है, इसको मैं 17 कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो मेरे पास लिखा आ गया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास कंडीशनल फ्लो था, उसने इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन ट्रू थी, उसने ये एग्जीक्यूट करवा दिया। दूसरी दफा उसने इस कंडीशन को चेक किया, ये फॉल्स थी, उसने इसको छुट्टी करवा दी, इसको गोली करवा दी, पंजाबी में कहते हैं इसको झंडी करवा दी। उसके बाद एल्स के अंदर उसने क्या किया, एल्स के अंदर जो भी लिखा था उसने उसको प्रिंट करवा दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हमारे पास इफ एल्स का यूज है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इफ एल्स के बाद आ जाता है इफ एल्स इफ। इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, इफ एल्स इफ। इसमें क्या होता है कि हम मोर देन 1 कंडीशंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा था अगर एज जोन सी है वो आपकी 18 से ज्यादा है तो आपके पास CNIC होगा, और अगर नहीं है तो मैंने यहां पे लिखा आपके पास CNIC नहीं होगा। व्हाट इफ के मुझे मोर देन 1 कंडीशंस जोन सी है वो लिखनी पड़े,
मैं एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे पास यहां पे इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं? सिंटैक्स इफ कंडीशन, उसके बाद हमारा यहां पे ब्लॉक ऑफ कोड, यहां पे फिर हम लिखते हैं एल्स इफ, और उसके बाद अगेन हम अपनी सेकंड कंडीशन देते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास ये कंडीशन रन होगी। अगेन हम यहां पे ब्लॉक ऑफ कोड, और उसके बाद आप यहां पे जितनी मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं, 2 3 4 5 6 जितनी आपके पास कंडीशन है आप उतने एल्स इफ लगा सकते हैं। और एट लास्ट पे आप यहां पे एल्स लगा देते होते हैं। एल्स ना भी लगाएं तो मर्जी है आपकी। चलें एक असाइनमेंट करते हैं छोटी सी, जो कि मैंने जब मैं पाइथन करवा रहा था उसमें दी थी, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने की थी, बाकी भाग गए थे। हम स्टूडेंट से मार्क्स डिमांड करते हैं। लेट्स से कि हम 100 एक ही मार्क्स लेते हैं स्टूडेंट से, 100 में से स्टूडेंट से मार्क्स लेंगे और जब हम उसको बताएंगे कि उसका ग्रेड क्या बनता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मार्क्स, और सी आउट में हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट योर मार्क्स। एंडल यहाँ पे हम नहीं लगाते, इसकी जरूरत नहीं है। सी इन मार्क्स, ओके। अब हमने इस तरह किया है कि स्टूडेंट से हमने एक मार्क्स ले लिया आउट ऑफ 100। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ 100। अगर तो हमारा जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा होते हैं, इट मीन्स कि उसका ए ग्रेड होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी कंडीशंस को डिफाइन कर लेते हैं बारी बारी। मैं यहाँ पे लिखा है इफ, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ अपनी कंडीशन को मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तो यहां पे हम लिख देते हैं सी आउट आप सबने मीम देखी होगी, नहीं भी देखी तो खैर है। ओके, इसका मतलब यह है कि आपके पास ए ग्रेड आ रहा है, स्टूडेंट जो उनसे बड़ा पढ़ने वाला है। सेकंड नंबर पे हम अगेन कंडीशन लगाई है, मैंने लिखा एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर मैंने कंडीशन दिया है कि अगर मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, अगर मार्क्स 80 से ज्यादा हैं तो हम यहां पे लिख देते हैं सी आउट स्टूडेंट जो सा वो बहुत ही कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसके 80 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अगेन हम एक और कंडीशन दे देते हैं, लास्ट वन। इतनी ज्यादा कंडीशन पसंद नहीं है मुझे। मार्क्स जो से वो 80 हैं, अगर हम यहाँ पे लेट्स से 60 मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हमारे पास 60 हैं, इट मीन्स कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एक एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज तो नहीं है लेकिन वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। और लास्ट पे मैं लिख देता हूं एल्स। अब यहाँ पे एल्स के अंदर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, कंडीशन देने की जरूरत नहीं है कि जी आपका जो 60 से जितने मार्क्स इतने कम हो, इतने कम हो, इतने कम हो। मैं लिख देता हूं कि 60 से कम जितने भी मार्क्स हुए तो आपके पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी। इसको मैं रेज कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ये हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्राउडली। ओके, यहां पे हमारे पास एक एरर इसलिए आ रहा है, एरर आ रहा है यहां पे मैंने एक मिस कर दी थी ब्रैकेट, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। ओके,
इसको रन करते हैं भाई साहब। मैंने यहाँ पे लिखा है 76। आप में से मुझे आउटपुट बताएगा इसकी आउटपुट क्या होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है 76, इसकी आउटपुट क्या होगी। ये कोड आपके सामने है। सेवेंटी सिक्स मैंने लिखा है, इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। सेवेंटी सिक्स इसको रन करते हैं तो यस मेरे पास यहाँ पे लिखा है कुछ पढ़ा करो भाई, कुछ पढ़ा कर भाई। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हमने सी इन कंडीशन लगा दी, हमारे पास आ चुका है, मार्क्स आ चुके हैं। कंपाइलर आया, उसने देखा, ये कंडीशन चेक की, यहाँ पे उसने देखा क्या मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। नहीं, मार्क्स 90 से ज्यादा नहीं है, 76 इज लेसर देन 90। ये मेरे पास फॉल्स होगी कंडीशन, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो चुकी। फिर उसने इसको झंडी करवा दी, छुट्टी करवा दी इसकी। वो सेकंड नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे उसने चेक किया क्या मार्क्स 80 से ज्यादा हैं या 80 के इक्वल है। 76 इज लेसर देन 80, सेम एज इट इज मेरे पास ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी थी, इसलिए उसने इसको भी एग्जीक्यूट नहीं किया। थर्ड नंबर पे उसने देखा क्या मार्क्स 60 से ज्यादा है। यस, मार्क्स कौन से थे, वो 76 60 से ज्यादा है, ठीक है। तो उसने मेरे पास ये वाला कोड रन करवा दिया। अब हम एक और कोड ले लेते हैं, अगेन एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं 40 और अब सबको पता है इसकी आउटपुट क्या होगी, तो फेल हो गया। तो सेम एज इट इज पिछला वाला हमारा कोड रिपीट हुआ। उसने चेक किया कि क्या मार्क्स 60 से ज्यादा है, नहीं 40 इज लेसर देन 60। तो उसने लेसर देन 60 से कम जितने भी मार्क्स है उसने नहीं देखना, एल्स वाली कंडीशन को उसने यहां पे प्रिंट करवा दिया, हमारे पास एग्जीक्यूट करवा दिया।